गुलाबी रुत, सुर्ख फूलों की, मेरे किरदार में खराबी, मेरी नीयत में खोट कब महसूस हुई आपको? मेरी निगाह जब भी आपकी जानिब उठी, इज़्ज़त और एहतराम के पर्दों के साथ उठी। बहुत मौक़े मुयस्सर आए मुझे। अगर मेरी नीयत बुरी होती तो कौन रोक सकता था मुझे? उसकी सोच के आमियानापन ने उमर को बुरी तरह परेशान कर डाला था। साकिब के बाद मेरी ज़िंदगी में कोई और न आएगा, ये मेरा फ़ैसला है। साकिब? मर कर वो तुम्हें नहीं मिल सका। अगर ज़िंदा रहता तो भी तुम्हारा नहीं हो सकता था। उसने अमेरिका में शादी की हुई थी और अपनी अंग्रेज़ बीवी की ख्वाहिश पर ही वो तुम्हें बीवी के रूप में मुलाज़मा बना कर ले जा रहा था। वो अच्छा आदमी नहीं था, मैं उसके बैकग्राउंड से वाकिफ़ हूँ। क्या तुम ये जानती हो कि शादी वाले दिन भी उसने ड्रिंक की हुई थी और वो कार एक्सीडेंट इसी वजह से हुआ था। शिद्दत जज़्बात में वो आपसे तुम पर आ गया था। उसकी बातों के जवाब में राबिका के चेहरे पे फैलती यासियत इस बात की उम्मीद थी कि वो इन सब बातों से आगाह है। और ये सच था कि साकिब के मरने के 1 माह बाद सारी हकीकत से वो रफ्ता रफ्ता वाकिफ़ हो गई थी। जो आतिफ़ की तुफ़ैल उस तक पहुँची थी। ये मेरा मुक़द्दर है, मुझे किसी से शिकवा नहीं है। आप बराए मेहरबानी दोबारा मुझे डिस्टर्ब करने मत आइएगा। मैं अपने हाल में खुश हूँ। मुझे आप किसी की रफ़ाक़त की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लफ्ज़ चबा कर बोली। मेरे दिल के दरवाज़े, मेरे घर के दरवाज़े खुले रहेंगे। मुझे तुम्हारी आमद का हर घड़ी इंतज़ार रहेगा। जब हाल से घबराओ मुझे पुकार लेना, मैं आ जाऊँगा। वो पुरएतमाद लहजे में कह कर चला गया। समरा और आतिफ़ 1 हफ़्ते के लिए ठहरने आए थे। घर में गहमा गहमी फैली हुई थी। उमर को यहाँ से शिफ्ट हुए कई माह हो चुके थे और इस दौरान वो बहुत कम आया था। उसकी आमद पर रबिका एक बार भी सामने न आई थी। वो शाम को बहुत सारे फलों समेत आ धमका था। आकिब बता रहा था कि आप किसी कोर्स के सिलसिले में मुल्क से बाहर जा रहे हो। चाय से फ़ारिग होकर फ़रा बेगम उमर से मुखातिब हुईं। उनके अलावा समरा और निमरा भी वहाँ मौजूद थीं। आकिब कपड़े चेंज करने अपने कमरे में गया था। जी 1 माह लगेगा आंटी। अच्छा है, खूब तरक्की करो, दुनिया में नाम रोशन हो। बेटा मम्मा पापा को कब यहाँ भेजोगे? वो दरअसल निमरा के लिए अच्छे घरानों के काफ़ी प्रपोज़ल लाए हुए हैं। वो सीधे मतलब पर आते हुए बोली, मम्मा पापा का आना मुश्किल है। आप मेरे पेरेंट्स से पूछ कर निमरा का प्रपोज़ल मुंतखब करेंगी? उसने निमरा को देखकर पूछा, जो गर्दन झुकाकर मुस्कुरा रही थी। ज़ाहिर बात है उमर, आपके घर वाले ही आपका प्रपोज़ल लाएंगे। समरा हैरानगी से बोली। फ़रा बेगम भी सरासीमा थी। ये मैंने कब कहा कि निमरा को प्रपोज़ करूँगा? उमर का अंदाज़ सादा और ताज्जुब खेज़ था, मगर उनको अपनी समातों में धमाके गूंजते महसूस हुए। निमरा मुस्कुराना भूल गई। दीवार के पीछे कपड़े फैलाती राबिका भी दम बखुद रह गई थी। वहाँ तक आवाज़ साफ जा रही थी। मजाक कर रहे हो बेटा? मारे घबराहट के वो बोल पा रही थी। मैं ऐसा चीज़ मजाक कर सकता हूँ आप जैसे मुअज़्ज़ज़ हस्ती के साथ? अच्छा मजाक नहीं तो क्या है ये? इतने अरसे तक मेरी बच्ची को साथ लिए घूमते रहे, तोहफे देते रहे, घर में भी साथ साथ रहते थे। अब कहते हो मजाक नहीं है और इससे शादी भी नहीं करना चाहते। इतने अरसे तक तुम हमारी इज्जत के साथ खेलते रहे, अब कहते हो ऐसी कोई बात नहीं है। गम और गुस्से से उनका बुरा हाल था। समरा भी उसे घूर रही थी। निमरा चुप बैठी उनके चेहरे देख रही थी। निमरा को कभी भी उनकी मर्ज़ी के बगैर बाहर लेकर नहीं गया, ना कभी होटलिंग की, ना आउटिंग की। निमरा इसरार करती थी कि उन्हें फ़लाँ जगह ड्रॉप कर दूँ और फ़लाँ जगह से पिक कर लूँ, क्योंकि मैं आकिब की मसरूफ़ियत जानता था। वह निमरा को इतना टाइम नहीं दे पाता, इसलिए आकिब की ज़िम्मेदारी मैंने संभाल ली, इस घर का एक फ़र्द समझकर, निमरा को बहन समझकर। अरे बड़े आए बहन समझने वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में रहकर मेरी आंखों में धूल झोंकने की, मेरी बेटी को रुसवा करने की? एहसान फरामोश आस्तीन के सांप, कल तक तुझे मैं सर आंखों पर बिठाती रही, जिसका सिला तू ये दे रहा है? 2 माह की सखावत और रियाजत पर मट्टी पड़ते देखकर फ़रा बेगम अपनी औकात पर आ गई थी। आतिफ़ ठीक कह रहे थे कि उमर की नीयत दुरुस्त नहीं है।
समरा ने साड़ी का पल्लू दुरुस्त करते हुए हकारत से कहा। मैं चलता हूँ आंटी, अभी आप गुस्से में हैं, बाद में आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। इतना कुछ सुनने के बावजूद उसके चेहरे पर गुस्से की एक शिकन तक न उभरी थी। वो इसी तरह पुरसुकून था। उसे मालूम था बहुत जल्द उसे ऐसी सूरत हाल से दो चार होना पड़ेगा। वो दिन आज आ गया था। हाँ हाँ, दफ़ा हो, आइंदा कभी अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। बदलिहाजी और बदमिजाजी के अरूज पर थी। वो गुस्से में सुर्ख हो रही थी। स्टॉप इट मम्मा, बस करें, बहुत बोल गई आप। उमर, तुम कहीं नहीं जाओगे। आकिब वहाँ आकर माँ से मुखातिब होने के बाद उमर का हाथ पकड़कर बोला, तुम्हें मालूम नहीं है इसने कितना बड़ा धोखा दिया है, तुम्हारे एतमाद और मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। मैं इसे घर में घुसने नहीं दूंगी। ख्वाहिशों के शीश महल की बिखरी किरचियों में, आरज़ुओं के लहूलुहान वजूद में मुक़य्यद फ़राह बेगम इस वक्त बद-इख़लाक़ी और बेमुरव्वती की हर हद तोड़ रही थी। फ़ायदा उमर ने नहीं, हम उमर से उठा रहे हैं। आकिब प्लीज़ छोड़ो इन बातों को, मुझे जाने दो, मैं फिर आऊँगा, उमर ने निगाहों से मना करते हुए कहा, मगर आकिब ने ज़बरदस्ती उसे बिठा दिया। नहीं उमर, इस कहानी का ड्रॉप सीन होना चाहिए। आकिब, तुम नहीं जानते, मैंने पहले मम्मा से कहा था, ये रबीका की खातिर आता है और आज भी कह रही हूँ। जिस तरह इसने आते ही उस मनहूस पर तवज्जो दी थी, उसे हमारे दरमियान ला बिठाया। असल में बात ये थी, ये उसकी खातिर आता था। समरा भी अंगारे चबाने लगी। ठीक कह रही हैं आप ही, उमर को मैंने इसी नेक मकसद के लिए बुलाया था। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? वो तीनों बैक वक्त चौंकी थी। दीवार के पीछे रबीका मुतवहश सी बैठती चली गई। अब आप मेरी बातें बिल्कुल खामोशी से सुनेंगी। आपके जुल्म और सितम जब हद से बढ़ गए, फिर आपने बिला वजह भाभी पे ये इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि वो मुझसे ताल्लुक़ बनाने की कोशिश कर रही हैं, मुझे ख़राब करना चाहती हैं। वजह ये थी कि आपकी ज़्यादतियों पर उनकी हिमायत किया करता था। ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगाकर आपने उनको ही नहीं, मुझे भी अपनी नज़रों से गिरा दिया। बहुत सोचकर मैंने उमर से तमाम सूरत हाल डिस्कस की और उमर ने मुझे तसल्ली दी और कहा वो ऐसी ही लड़की की तलाश में था जो आला इखलाक और बेहतरीन किरदार की मालिक हो, क्योंकि उसकी मम्मी एक बेहद सादा और पुरखुलूस तबीयत की मालिक हैं। उनकी हममिजाज लड़की बहू बन जाएगी तो घर जन्नत बन जाएगा। मैंने कहा पहले कुछ दिन यहाँ आकर रहो, उनको देखो, परखो, फिर बात आगे बढ़ाओ। और इस तरह बात आगे बढ़ती चली गई। वैसे भी उमर रबीका को बिना देखे पसंद कर चुका था और अगले हफ्ते अंकल आंटी आ रहे हैं प्रपोज़ल लेकर, और साथ ही मैं उनकी शादी कर दूँगा। आकिब धमाके पर धमाके कर रहा था। सबसे पहले तो तूने ही अपने घर में नकब लगाई। तुझे गैर की इतनी फ़िक्र और अपनी बहन की बिल्कुल फ़िक्र नहीं है। उनकी आवाज़ में शिकस्तगी थी। मेरी बहन अपनी फ़िक्र खुद करने वाली है, उसने तंजिया कहते और निम्रा को मलामत से देखते हुए कहा, जिसने घबराकर सर झुका लिया। इस दौर की कुछ बेराह रो लड़कियों की तरह उसने भी कई दोस्तियां पाली हुई थीं, जिनमें से अकरम नामी लड़के के साथ ये इस हद तक जा चुकी थी कि अगर उमर न आ जाता तो ये कोर्ट मैरिज कर चुकी होती। उसके लहजे में तपिश थी। बकवास मत करो, बेगैरत, बहन पर इल्ज़ाम लगाते हो, शर्म नहीं आती? बेगैरत ही तो हूँ जो इतना जानने के बावजूद इसे ज़िंदा छोड़ दिया, इस खौफ से कि जवान बहन की ऐसी मौत भी रुसवाई बन जाती है। लोगों को क्या बताऊंगा कि क्यों मारा अपनी बहन को? लोग ऐसी बातें बिना बताए जान जाते हैं। निम्रा रोने लगी थी। उमर को इस दौरान बैठना बुरा लग रहा था, मगर आकिब के हाथ की गिरफ्त मजबूत हो गई थी। अकरम आया था मेरे पास, उसी ने ये सब बता दिया। अच्छा लड़का है वो, सब जानने के बावजूद अभी भी इससे शादी करने को तैयार है। मैंने कह दिया है वो अपने घर वालों को भेजे। मैं जल्द अज जल्द इस फर्ज से सबकदोश होना चाहता हूँ। ये सब इस मनहूस की वजह से है, और तुम समझ रहे हो मैं उसकी शादी उमर से होने दूंगी, उसे ऐश करने दूंगी। मेरे बेटे को मार कर वो फजूल बात मत करें मामा, भाई को इसी तरह जाना था। किसने कहा था उनसे ड्रिंक करके ड्राइविंग करने? फिर वो रबीका को कौन सा सुख और खुश देने वाले थे? वो बीवी के रूप में एक महकूम, एक मुलाजमा लेकर जाना चाहते थे जो उनके साथियों की उनकी खिदमत करे, मुफ्त की। आकिब, आकिब, शर्म नहीं आती तुम्हें भाई के मुतल्लिक ऐसी नाज़ेबा गुफ्तगू करते हुए? क्या हो गया है तुम्हें? किसने कान भरे हैं तुम्हारे? निम्रा अंदर चली गई थी।
समरा गुस्से से चीख कर बोली, रहने दीजिए आप भी, सब जानबूझकर अनजान बनना अच्छा नहीं लगता। साकिब भाई की अय्याशियों और शाह खर्चियों ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। अगर उमर बढ़कर माली सहारा न देता। मैंने कहा था इस मौजू पर कोई बात ना होगी। उमर सख्ती से बोला, कब तक छुपाऊंगा यार, तुम्हारे एहसानों का बोझ इतना बढ़ गया है कि मैं, प्लीज़ यार, दोस्तों में कोई एहसान नहीं होता। उसने खफगी से कहा था, मम्मा आप लोगों को जो दर्स देती हैं, कभी खुलूस नीयत से उन पर खुद भी अमल पैरा हों तो ये कुछ ना होता जो आपकी नाक के नीचे होता रहा और आप बेखबर रहीं। भाभी के सर पर अपना प्यार से हाथ रख देती तो वो इसी तरह आपकी खिदमत करती, मगर आपके अमाल नामे में नेकियों का और दुआओं का इजाफा हो जाता जो उनके दिल से निकलती, और लोग आपकी इज्जत इसी तरह करते जैसे आपके सामने करते हैं, वरना पीछे आपको बहुत कुछ कहते हैं, क्योंकि काम कोई भी हो पहले हमें मिसाल बनना पड़ता है। जब लोग अमल पैरा होते हैं, आपके एक एक लफ्ज़ उनके ज़मीर पर निश्तर बनकर लग रहा था। अभी कुछ देर कबल बड़े बड़े तकब्बराना जुमले बोलने वाली फरा बेगम गुमसुम सी हो गई थी। आकिब ने आईने में उनका अक्स दिखाकर उन्हें शर्मसार और नादिम कर डाला। निम्रा अभी, आपकी यही कोशिश होती है किसी तरह भाभी को यहाँ से निकाल दिया जाए ताकि आप अपने शोहर की तरफ से बेफिक्र हो सकें। आपको अच्छी तरह मालूम है वो उनको वर्गलाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। उस दिन आपने भी सुनी थी उनकी बातें, फिर आप उनको समझाने के बजाय भाभी की दुश्मन बन रही। जब नीयतों में खलूस की चाशनी, एसार, कुर्बानी के जज्बे शामिल हों तो इंसान इंसानियत की महराज को पा लेता है। ऐसा करने के लिए सिर्फ अपना मुहासबा और ज़मीर की सतह पर लबैक कहने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग ठोकर खाकर संभलते हैं और कुछ लोग गिर कर। फरा बेगम का ताल्लुक भी गिर कर संभलने वालों में से था। वो बहुत ज़बरदस्त चोट लगने के बाद ये समझ पाईं कि दूसरों की इस्लाह से कबल अपनी इस्लाह ज़रूरी है। असल तकलीफ वो है कि लोग आपसे मुतासिर होकर मजहबी तौर एतबार अपनाएं। आप किसी को कहने की नहीं, बनने की तरकीब दें। नेकी की खुशबू देर से फैलती है मगर पायदार होती है। वो जान गई थी। अपने मालिक हकीकी से माफ़ी मांगने के बाद वो राबिका से भी माफ़ी मांग चुकी थी। राबिका जैसी लड़की उन्हें क्यों करना माफ़ करती, वो उन्हें माफ़ कर चुकी थी। अब उसकी निगाह में निम्रा के बराबर थी, जो आजकल अपने जहेज़ की तैयारियों में मगन थी। फरा बेगम अकरम के घर वालों को शादी की डेट दे चुकी थी। राबिका के मना करने पर उमर ने अपने पेरेंट्स को नहीं बुलवाया था। राबी, उमर अच्छा लड़का है, उसमें वो तमाम खूबियाँ हैं जो एक हस्बैंड में होनी चाहिए। कल तक मेरी ख्वाहिश थी वो निम्रा का नसीब हो, मगर आज मेरी आरज़ू है वो तुम्हारा मुकद्दर बने। तुम्हारा इनकार बेमानी है। मैं चाहती हूँ निम्रा और तुम्हारे फ़र्ज से एक साथ सबकदोश होकर हज पर जाऊँ। वो मुलायमत और प्यार से उससे मुखातिब हुई थी। आंटी, मैं नहीं चाहती कल उमर को लोग जताएं कि उन्होंने एक बेवा से शादी की है। उनको लड़कियों की कमी नहीं है। मेरा दिल नहीं मानता। लोगों की परवाह मत करो, ये सब अच्छी तरह जानते हैं। बेवा हुई तो क्या हुआ, तुम कुंवारी लड़की हो। वो काफ़ी देर तक उसे समझाती रहीं, फिर उसके खौफ के मुतल्लिक उमर को भी बता दिया था। वो उनकी परमिशन से उसके कमरे में आ गया और बिला तमहीद शुरू हो गया। आपको लोगों का इतना ख्याल है और मेरा नहीं। अगर आपके बच्चे होते तो भी मैं आपसे शादी करता। किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। हालांकि असूलन तो मुझे आपसे खफा होना चाहिए था। इस दिन बहुत बुरा सलूक किया था आपने मेरे साथ। उसके अंदाज में यकदम नाराज़गी दर आई। किस दिन की बात कर रहे हैं आप? उसने चौंक कर कहा। जिस दिन मैंने शिफ्ट होने पर पार्टी दी थी और आपको लेने आया था, तो आपने कैसे कैसे घटिया इल्ज़ाम लगाए थे मुझ पर कि मैं इस घर की बेटी और बहू दोनों पर नज़र डाल रहा हूँ। उसके अंदाज पर वो बेसाख्ता मुस्कुरा उठी। धुली धुली शफाफ मुस्कुराहट ने उसके चेहरे को नवर कर दिया था। अब भी मुस्कुराकर मेरा मजाक उड़ा रही हैं। उसने गहरी निगाहों से उसकी तरफ देखा और उसके मुकाबिल आ गया। जो हुआ सो हुआ, मुझे कोई शिकायत नहीं है राबी। प्लीज़ आप इनकार मत करना। मैंने तुम्हें चाहा है, बेलौस तमन्ना की है। मोहब्बत के फसाने ज़बान से नहीं, आंखों से कहे जाते हैं, दिल से महसूस किए जाते हैं। उसकी भारी दिलकश लहजे में चाहतों की महक दर आई थी। मैं उनमें से नहीं हूँ जो कबल अज़ वक्त जज्बों को आश्कार करके मोहब्बत के लताफ़तों से महरूम हो जाते हैं। आपके घर वाले, उनका ख्वाब मुझ जैसी बहू लाने का नहीं होगा। आप उनके इकलौते वारिस हैं। उसके लहजे में वही महरूमी उमड़ आई जिसने उसे बेकल किया हुआ था।
تم سب وہم، سب خدشے اور خوف ذہن سے نکال دو۔ میں نے ان کو سب بتا دیا تھا، کوئی بات نہیں چھپائی، اور وہ خوش ہیں۔ بلکہ ممی کا اصرار ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ تمہیں سمجھا سکیں کہ وہ تمہاری جیسی بہو کی ہی خواہشمند ہیں، جو ان کا گھر سنبھال سکے، اچھے اچھے کھانے کھلا سکے اور ان کے پھوڑ، بدسلیقہ اور لاپرواہ بیٹے کو بھی سنبھال سکے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو رابقہ سر جھکا کر رہ گئی۔ میں ممی سے بات کرواتا ہوں۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ سنجیدگی سے سیل فون جیب سے نکالتا ہوا بولا، نہیں میں کیا بات کروں گی؟ وہ گھبرا گئی۔ تسلی کر لو اپنی۔ نہیں، میری تسلی ہو گئی، شرمگین لہجے میں کہا گیا۔ کیا؟ کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہنا۔ وہ ایسے مسرت سے چیخ اٹھا جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل جائے۔ آپ اپنے پیرنٹس کو بلوا لیں، وہ کہہ کر رکی نہیں، کمرے سے باہر نکل گئی۔ عمر جبران کا زندگی سے بھرپور قہقہ گونج اٹھا۔